नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार पुनः हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे वर्ण व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था में हम थे स्वर पर। स्वर के बारे में हम पढ़ रहे थे और आज हम पढ़ेंगे कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं और किस आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है। तो हम देख रहे हैं स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण। दोस्तों, स्वरों का वर्गीकरण में हम पढ़ेंगे। एक तो स्वर होंगे उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा हम वर्गीकरण पढ़ेंगे एक उत्पत्ति के आधार पर और दूसरा मात्रा के आधार पर। मात्रा या उच्चारण के आधार पर। स्वरों का वर्गीकरण एक उत्पत्ति के आधार पर, एक मात्रा या उच्चारण के आधार पर पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर स्वर। उत्पत्ति के आधार पर दोस्तों स्वर होते हैं दो तरह के। एक होता है मूल स्वर, दूसरा होता है संध्या स्वर। एक मूल और दूसरा संध्या। मूल स्वर उन्हें कहते हैं जिन स्वरों की उत्पत्ति किसी अन्य स्वर से नहीं हुई हो, उन्हें क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। ठीक है, तो मूल स्वर की परिभाषा है जिन स्वरों की उत्पत्ति किसी
अन्य स्वर से नहीं हुई, वे क्या कहलाते हैं? मूल स्वर। ठीक है, इनकी संख्या है 4। कितने हैं ये? 4। एक तो है ए, एक ई, एक उ, एक री। तो ये हो गए मूल स्वर। इन चारों को किसी अन्य स्वर से नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, इनको आप एकल स्वर भी बोल सकते हैं। ठीक है, मूल स्वर या एकल स्वर एक ही बात है। एकल स्वर, एकल स्वर भी बोल सकते हैं। अब हम अगला पढ़ते हैं संज्ञा स्वर। दो स्वरों के मिलने से बनने वाले स्वर संज्ञा स्वर। दो स्वरों दो स्वरों से दो स्वरों के मिलने से बनने वाले दो स्वरों के मिलने से बनने वाले स्वर स्वर संज्ञा स्वर। ये दो प्रकार के होते हैं। संज्ञा स्वर दो प्रकार के, एक तो होते हैं दीर्घ, एक होते हैं संयुक्त। दीर्घ और संयुक्त। दीर्घ स्वर है वो, एक तो है आ, दूसरा है ई, तीसरा है उ। और जो संयुक्त स्वर है, एक तो है ए, एक है ऐ, एक है ओ, एक है औ। ये क्या है? संयुक्त स्वर है। तो ये तो सिंपल ही है और आपको पता ही होगा कि ये तो बनता है ए और ए मिलकर। ठीक है, ए और ए मिलकर ये ई और
ई और ई मिलकर, ये ऊ और ऊ मिलकर, ऊ धन ऊ। और अब हम देखते हैं संयुक्त स्वर। तो संयुक्त संयुक्त स्वर बनते हैं ए और ई से, ठीक है। ए और ये बनता है ए और ए से, ये बनता है ए और ऊ से, और ये बनता है ए और ओ से। इस प्रकार बनते हैं संयुक्त स्वर, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिए स्वरों का वर्गीकरण किस आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। तो अब हम देखते हैं स्वरों के नाम, ठीक है। तो स्वरों के नाम देखोगे तो ये है, ये तो लघु स्वर हो गए, ठीक है। ये मूल स्वर है लेकिन इनको लघु भी बोलते हैं, ठीक है। ये दीर्घ स्वर हो गए, ठीक है। और ये दो गुण स्वर हो गए, ठीक है। ये गुण है और एक ओ गुण है, और ये वृद्धि स्वर है, ऐसा हो। इनका थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर देता हूं। दीर्घ, सॉरी, लघु, लघु स्वर, ठीक है। और ये है दीर्घ स्वर, ये क्या है, दीर्घ स्वर, ठीक है। ये लिखा ही है। और इनमें से ये ये क्या है, गुण स्वर। ये चीजें आपको आगे संधि में काम आएगी, ठीक है। और ये है वृद्धि स्वर, और ये फिर गुण स्वर, फिर ये वृद्धि स्वर। इस प्रकार है ये स्वरों का वर्गीकरण। किस आधार पर है ये, उत्पत्ति के आधार पर। आगे हम देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण हमने देख लिया, किस आधार पर देख लिया, उत्पत्ति के आधार पर। आगे हम देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण ही देख रहे थे हम। आगे हम देखेंगे उच्चारण के आधार पर या फिर मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार।
उच्चारण या मात्रा के आधार पर स्वर उच्चारण या मात्रा के आधार पर स्वर होंगे। एक तो होगा ह्रस्व, ह्रस्व, एक होगा दीर्घ, एक होगा प्लुत, प्लुत, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब ह्रस्व का हम पढ़ लेते हैं। जिनके उच्चारण में कम समय लगे वे ह्रस्व है। ठीक है, तो क्या लगता है? कम समय। उच्चारण में कम समय। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। ठीक है, तो वही जो लघु है, ए, ई, उ और री, उच्चारण में कम समय लगे। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा याद रखते हो, ट्रिक से कि एक मात्रा लगती है, मतलब एक चुटकी जितना समय लगता है इनमें। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं दीर्घ स्वर, जिनके उच्चारण में अधिक समय लगे। उच्चारण में अधिक समय पे दीर्घ स्वर लगाते हैं। ठीक है, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, दो मात्रा वाले। ठीक है, ये तो हो गए उच्चारण मात्रा के आधार पर। ठीक है, और जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगे वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। ठीक है, 3 मात्राओं का समय लगेगा।
ठीक है। तो ऐसे मान भी सकते हो कि ह्रस्व में एक मात्रा, दीर्घ में दो मात्रा और इनमें तीन मात्रा। ठीक है, तो तीन मात्राओं जितना इनमें समय लगता है। जैसे उदाहरण के लिए ओम। ठीक है, ज्यादा शब्द भी नहीं होते, एक ओम दे। अब हम आगे देखते हैं। जैसे हम पढ़ रहे थे क्या, स्वर। ठीक है, और स्वर में हमने उत्पत्ति के आधार पर स्वर देख लिए थे। ठीक है, और मात्रा के आधार पर ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत देख लिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे कि जो प्लुत स्वर है वो क्या है कि जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि राम ओ। ठीक है, और कोई रो रहा है। ठीक है, हाँ 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 ऐसे कर रहा है, हंस रहा है, संगीत गा रहा है, तो वो मतलब वो एक तरह के स्वर ही है। ठीक है, लेकिन उनमें क्या है कि समय ज्यादा लगता है। ठीक है, तो वो सारे प्लुत स्वर की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। होठों की आकृति के आधार पर स्वर। ठीक है, अब हम आगे क्या देखेंगे, ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर। ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर। ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर हम देख रहे हैं। जब हम क्या कि ऊ बोलते हैं तो हमारे होठ कैसे हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं, ये हमें पता है। ठीक है, तो अब यहां से आकृति बन गई ना होठों की, गोल होना। ठीक है, तो यहीं से हम जैसे मान सकते हैं कि स्वरों का वर्गीकरण हो सकता है। ठीक है, एक तो वृत्तमुखी। क्या, वृत्तमुखी, एक अवृत्तमुखी। एक वृत्तमुखी और एक अवृत्तमुखी। अब देखते हैं हम वृत्तमुखी, जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोल हो जाए। उच्चारण में ठीक है, जैसे उ। ठीक है, उ। ठीक है, ओ। ठीक है, औ। अब अवृत्तमुखी। ठीक है, जिनके उच्चारण में होठ गोल नहीं हो, ये चीज सीधी याद रखिए। उच्चारण में होठ गोल नहीं होते। एक तो आ, एक ई।
एक ई, एक री, एक ए, एक आई। इनके उच्चारण में क्या होठ गोल नहीं होती। ठीक है। अब ए है ना, एक तरह का, जैसे मान लो एक स्वर है उदासीन। ठीक है। इसमें क्या है कि न तो होठ गोल होते हैं न फैलते, बाकी सारों का उच्चारण करके देख लो। ठीक है। लेकिन एक एक है जो उदासीन। ठीक है। उदासीन क्या है? ए उदासीन। ठीक है। इसमें न तो होठ गोल होते हैं न ही फैलते, इस कारण ये क्या है? अवृत्म। ठीक है। ये क्या है? अवृत्म नहीं, सॉरी, ये उदासीन कहलाता है। न तो ये अवृत्मुखी है न वृत्तमुखी है। ठीक है। होठों की आकृति क्या है? ठीक है। न होठ गोल होते हैं न अधिक फैलते हैं, तो यहाँ पे लिख लीजिए उदासीन में न होठ गोल होते हैं और न ही, और न ही फैलते हैं। न होठ गोल होते हैं न ही फैलते। इस प्रकार ये उच्चारण या मात्रा के आधार पर भेद होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं अगला, जीवा की स्थिति के आधार। जीवा की स्थिति के आधार। अग्र, मध्य और पश्च। अग्र, मध्य, पश्च। अग्र स्वर है जिनके उच्चारण में जीभ आगे रहती है। ठीक है। उच्चारण में जीभ आगे रहती है। जैसे मान लो आप बोलो ई, ई, री, ए, ऐ। ठीक है। इनमें जीभ क्या आगे रहती है? ई, ई, ए, ऐ, री। ठीक है। और जैसे आप बोलिए
जैसे ई बोलोगे तो आप जी मतलब आगे की तरफ आएगी। ठीक है, अब मध्य, मध्य में क्या है, उच्चारण में जीभ क्या रहेगी, बीच में। उच्चारण में बीच में। ठीक है, उच्चारण में जीभ क्या आएगी, बीच में। इसका उच्चारण स्थान क्या है, ए। अब पश्च में क्या है, जिनके उच्चारण में जीभ पीछे रहती है। जिनके उच्चारण में जीभ क्या है, पीछे रहती है। ठीक है, जैसे आ, उ, उ, ओ और आउ। ठीक है, जीभ क्या रहती है, पीछे रहती है। ठीक है, अब अगला है जीवा की ऊंचाई के आधार। जीवा की ऊंचाई के आधार। जीवा की ऊंचाई के आधार। तो जीवा की ऊंचाई ऊंचाई के आधार पर क्या है कि एक तो होता है समवृत्त। ठीक है, एक तो होता है समवृत्त, एक अर्ध समवृत्त, एक विवृत्त, एक अर्ध विवृत्त। पहला होता है समवृत्त। समवृत्त, दूसरा अर्ध समवृत्त। तीसरा होता है विवृत्त। चौथा अर्ध विवृत्त। इस प्रकार समवृत्त में क्या होता है कि जिनके उच्चारण में मुख बहुत कम खुलता है। उच्चारण में मुख बहुत कम खुलता है। ठीक है, जैसे ई, ये समझने पड़ेंगे वरना मिक्स हो जाएंगे आप।
ई, उ, उ और री, ये हो गए समृद्ध। ठीक है। अर्ध समृद्ध होंगे ए और ओ। ठीक है। अर्ध समृद्ध का मतलब है कि जिनके उच्चारण में मुख थोड़ा खुलता है, आधा खुलता है। ठीक है। या फिर समृद्ध से थोड़ा अधिक खुलता है। उच्चारण में मुख या ऐसे मान लो कि समृद्ध में तो क्या है, मुख बहुत कम खुलता है या फिर न के बराबर खुलता है। ठीक है। और इसमें थोड़ा सा मुख समृद्ध के बराबर से ज्यादा ज्यादा खुलता है। ठीक है। थोड़ा अधिक। ठीक है।